हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी। आज वी ऑल नो 12th अकाउंटेंसी के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, द अदर वन इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड द लास्ट वन इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। सो विदाउट टॉकिंग फर्दर, लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो और चलिए सीखते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज फंडामेंटल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। इससे पहले मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि जब आप 11th क्लास में छोटे छोटे से बच्चे होते थे तो आपने बिजनेस स्टडीज के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर आपने पार्टनरशिप को एक फॉर्म पढ़ी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि हम पार्टनरशिप के अंदर रहकर भी बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर उसी पार्टनरशिप का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो जो आपने थ्योरी वहां पर पढ़ी थी उसी थ्योरी की थोड़ी सी रिवीजन आइए हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है पार्टनरशिप की अकाउंटिंग से पहले कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, देखिए ध्यान से। मैं आपसे जनरली पूछता हूं कि पार्टनरशिप क्या है, आप लोग खुद ही बोलेंगे पार्टनरशिप का मतलब जहां पर कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए। देखिए कुछ लोग से क्या मतलब है, कुछ लोग से मतलब है, देखिए सिंगल बंदे में तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। तो पार्टनरशिप करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पर्संस की जरूरत है। यहां पर भी देखिए ऐसी ही डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखी हुई है हमारी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। तो ये डेफिनेशन 1932 जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी है पार्टनरशिप के लिए? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर। यह है एक रिलेशन कुछ पर्संस के बीच में जो एग्री हुए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यानी ये लोग एक बिजनेस करेंगे मिलके जिसका प्रॉफिट ये लोग आपस में शेयर करने के लिए रेडी हुए हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जो हम पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे वो बिजनेस हो सकता है कि सभी मिलके चलाएं, कैरिड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि जरूरी नहीं है कि जो भी हमारे पार्टनरशिप के अंदर मेंबर्स हो सभी काम करेंगे, हो सकता है उसमें से कोई एक काम ही करे और वो सबके लिए काम करे। तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। हमने 11th क्लास में जब पार्टनरशिप की थ्योरी पढ़ी थी वहां पर हमने टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर भी होता है, यानी जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट तो कर देता है बट काम नहीं करता। तो यहाँ पर ऐसे ही पार्टनर्स की बात हो रही है कि या तो सब लोग भी काम कर सकते हैं या फिर कोई एक काम भी कर सकता है सबके लिए। तो पार्टनरशिप का मीनिंग इतना ही था कि कुछ लोग, बेसिकली अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करूं, 2 और मोर देन 2 पर्संस जब एग्री होते हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी बिजनेस को करने के लिए और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांटने के लिए, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। तो बहुत आसान था। अब देखिए, अब जो पर्संस एग्री हुए 2 या 2 से ज्यादा, उनको बोला जाएगा पार्टनर। देखिए इंडिविजुअल उनको पार्टनर्स बोला जाएगा। लाइक मैं एक दो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी एंड सी, ये तीनों मिलके एग्री हुए हैं एक बिजनेस करने के लिए, तो इंडिविजुअली इनको पार्टनर्स बोला जाएगा। कलेक्टिवली इनको बोला जाएगा फर्म। यानी पार्टनर्स कौन है? जो इनको अगर इंडिविजुअली बोला जाए तो ये पार्टनर्स है, इनको कलेक्टिवली बोला जाएगा कि ये पार्टनर्स की एक फर्म है। और जो अपने बिजनेस के नाम रखेंगे उसको बोला जाएगा, यानी नेम ऑफ द बिजनेस जो भी होगा, जो भी हमारा नेम ऑफ द बिजनेस होगा उसको बोला जाएगा पार्टनरशिप, या उसको बोला जाएगा फर्म नेम। वो हमारे बिजनेस का नाम होगा, फर्म नेम या पार्टनरशिप नेम बोला जाएगा उसको। तो ये था हमारे पास पार्टनरशिप का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने समझ लिया। आइए अब देखते हैं कि हमने इसमें क्या करना है। तो हमने पार्टनरशिप का मीनिंग सीख लिया कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्संस आपस में मिलकर एक बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसेंशियल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। जो हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी वहीं से यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है कि पार्टनरशिप में 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, यानी मोर देन 2 पार्टनर्स होने चाहिए। ये तो अंडरस्टूड बात है कि जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे होंगे तभी तो उसको पार्टनरशिप बोले जाएंगे, सिंगल पर्सन को पार्टनरशिप थोड़ा ना बोल सकते हैं। सो 2 या मोर देन 2। अच्छा, बात करते हैं कि कौन कौन पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। देखिए कोई भी, अब जो हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि कोई भी साउंड माइंड का पर्सन पार्टनर बन सकता है, तो सर कौन पार्टनर नहीं बन सकता? स्पेसिफिकली मना किया गया
कि एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर का मतलब इन द इंडिया हु इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, इन इंडिया जो 18 साल से कम का है वो माइनर है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। उसके अलावा हम बात करें पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कोई पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, यानी जिसका दिमाग खराब है, जो मेंटली ठीक नहीं है, वो पर्सन एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। और थर्ड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अगर एक पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग डिस्क्वालीफाई है, यानी लॉ ने बोला हुआ है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ये डिस्क्वालीफाई किया हुआ उसको लॉ ने, बैंकक्रप्ट हो सकता है, इंसॉल्वेंट हो सकता है कोई पार्टनर, तो वो पार्टनर हमारा पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता, वो पर्सन पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। तो हमने देखा कि पहला फीचर है हमारे पार्टनरशिप फॉर्म्स का कि यहाँ पर 2 या मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, ये वाले बंदे पार्टनर नहीं बन सकते। इसमें से माइनर के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पार्टनर बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है तो वो भी पार्टनर बिल्कुल नहीं बन सकता। अब सर बताओ कि हमें मिनिमम मेंबर तो पता लग गए कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मिनिमम पार्टनर है वो 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखिए लास्ट ईयर तक अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर तक तो 1932 जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ था, बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 बात नहीं करता। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ अ पार्टनर या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट लिखी हुई है, विच इज 100। यानी एक पार्टनरशिप फर्म कुड हैव मैक्सिमम 100 पार्टनर्स फॉर अ नॉन बैंकिंग कंपनी। यानी अगर आप बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 100 पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। तो ये था पहला फीचर जिसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए, ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। माइनर के बारे में थोड़ी बातें करेंगे अभी। और कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर जो है हमारे पार्टनरशिप के अंदर वो 100 हो सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर। आइए देखते हैं सेकंड फीचर। जो हमारा सेकंड फीचर है वो है एग्रीमेंट। जब 2 और मोर देन 2 पर्संस मिलके किसी बिजनेस एक्टिविटी को करने की बात कर रहे हैं तो वो आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे। हम ही बात कर लेते हैं कि मान लो सपोज 2 पर्संस हैं, एक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों आपस में मिलके एक बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, यानी ये दोनों मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट का मतलब कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे कि हमें बिजनेस में कैसे काम करना है, यानी कुछ ना कुछ अपने लिए बेनिफिट्स लॉसेस डिसाइड करेंगे। तो उसी एग्रीमेंट को यहां पर कवर किया गया है कि हमारा सेकंड फीचर है कि यहां पर एक एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। अब जो मेन फीचर है कि एग्रीमेंट कुड बी ओरल और रिटन, यानी आपका जो एग्रीमेंट है आप चाहो तो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी। सर ओरल एग्रीमेंट कैसा होता है? ओरल एग्रीमेंट का मतलब ए ने बी से बोला भाई तू पार्टनर बनेगा, हम एक बिजनेस करने वाले हैं। बी ने बोला हाँ यार बन जाऊंगा। ए ने बोला देख यार ये मेरी शर्तें हैं, बी ने बोला ये मेरी शर्तें हैं। दोनों आपस में रेडी हो गए ओरल एग्रीमेंट से, यानी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, ओरल एग्रीमेंट से रेडी हो गए, तो तब भी वो पार्टनरशिप में बिल्कुल आ चुके हैं, यानी तब भी उनका एग्रीमेंट बन गया। चाहे तो वो दोनों रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी ए और बी दोस्त तो हैं पर उनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं था या फिर वो लीगली काम करना चाहते थे, तो उन लोगों ने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया और लिख लिया। जब हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं तो इसका एक नाम रखा गया, लीगल नाम, जिसको बोला गया पार्टनरशिप डीड, जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम अभी पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ये, जिसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड होता है और क्या होता है। सो बेसिकली हमारा सेकंड फीचर था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक वो चीज होती है, यानी एग्रीमेंट का मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस दोनों ने आपस में म्यूचुअली जो डिसाइड किए होते हैं। थर्ड जो हमारा फीचर है वो है लॉफुल बिजनेस, यानी जब ए और बी किसी बिजनेस को करने के लिए एंटर हुए हैं एक एग्रीमेंट में, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो डेफिनेटली वो जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के दोनों साथ मिलकर कोई अनलॉफुल बिजनेस करना चाह रहे हैं, ऐसा बिजनेस जो हमारे लॉ में मना किया हुआ है, दोनों साथ में मिलकर कहते हैं चलो यार हम तो ड्रग्स बेचेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। जो बिजनेस होना चाहिए लॉ के अंदर डिफाइंड लॉफुल होना चाहिए, बिल्कुल 1 नंबर का बिजनेस होना चाहिए, 2 नंबर का कोई बिजनेस ये नहीं कर सकते। जो हमारा थर्ड फीचर है, सॉरी जो हमारा फोर्थ फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, यानी
ये जो एग्रीमेंट करेंगे, इस एग्रीमेंट में डिसाइड कर लें कि जो बिजनेस कर रहे हैं ना उसमें एक प्रॉफिट शेयरिंग भी है, यानी जो भी इनको बिजनेस से प्रॉफिट्स होंगे या लॉस होंगे उनको ये आपस में बांटेंगे, किसी ना किसी पर्टिकुलर शेयर में बांटेंगे, किसी रेशियो में बांटेंगे, जिसको एक फीचर बनाया गया प्रॉफिट शेयरिंग। देखो ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट सारे बांट रहे हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि लॉस सारे ना बांटे, यानी लॉस कोई एक ही पर्सन ले या फिर किसी एक पर्सन को लॉस ना मिले। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज ए और बी पार्टनर है, जिसमें से ए ने जो कैपिटल लगाया, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोनों ने कैपिटल लगाया होगा। सपोज ए ने कैपिटल लगाया पूरा का पूरा 10 लाख रुपीस का कैपिटल ए ने लगाया हुआ है, और बी ने कैपिटल बिल्कुल नहीं लगाया। ये एक वर्किंग पार्टनर है, यानी एक्टिव पार्टनर है। अब ये सारा काम करता है बिजनेस का, और बी ए क्या करता है, आगे सिर्फ लॉस को मतलब सॉरी प्रॉफिट को लेके जाता है। ए ने पैसा लगाया और ये काम करता है, तो दोनों पार्टनरशिप में इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब बी कहता है देखो सर मेरा पैसा बिल्कुल नहीं लगा पर मैं काम कर रहा हूं, अगर लॉस हो गया तो इसका मतलब सारा लॉस क्या मैं भी लूंगा, मतलब मेरे को भी लॉस मिलेगा, तो सर भले ही मैं पैसा नहीं लगा रहा तो मैं लॉस भी नहीं लूंगा। तो ये आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि किसी पार्टनर को हम लॉस ना भी दें, यानी सिर्फ एक पार्टनर ओनली प्रॉफिट्स के लिए भी मेंबर हो सकता है, पार्टनर बन सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको लॉस भी मिले। तो ये हमने 4 फीचर्स कवर कर लिए। 5th फीचर है इसका जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन के अंदर, बिजनेस carried on by all or any one acting for all। यानी ये फीचर है हमारा, ये कहता है कि ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि बिजनेस जो है, जो भी हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है, जरूरी नहीं वो सारे भी कर सकते हैं, यानी वो बिजनेस सब लोग मिलके कर सकते हैं, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी हो सकता है कोई एक पर्सन, जैसे मान लो यहाँ पर ए और बी है, इसमें सिर्फ ए को काम करना नहीं आता बट ए के पास पैसा है तो ए ने पैसा लगा दिया, बी को काम करना आता है तो बी जो काम कर रहा है वो सबके लिए कर रहा है, ए के लिए भी कर रहा है, हो सकता है दोनों मिलके भी काम करें, यानी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, दोनों मिलके भी काम कर सकते हैं, और एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक भी काम कर सकता है दोनों के लिए मिलके, यानी दोनों के लिए काम को एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है, उसको जो भी ये काम करेगा अगर ये अकेला पर्सन भी काम करता है तो भी उस प्रॉफिट लॉस में शेयर इसको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। 11th क्लास के अंदर जब हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, नॉमिनल पार्टनर होते हैं, तो उसी बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन पर्सन काम करेगा और कौन पर्सन काम नहीं करेगा। तो ये हमने अपनी पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ ली, पार्टनरशिप के फीचर्स कवर कर लिए। अब है हमारे पास कुछ राइट ऑफ पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स जो हैं उनके कुछ राइट्स हो सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के क्या क्या हक है। तो चलिए देखते हैं उनको। हाँ जी, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर, यानी कि एक बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म में एक इंडिविजुअल पार्टनर के क्या क्या राइट हो सकते हैं। तो ये कुछ राइट्स है, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस की मैनेजमेंट है उसके अंदर उसको पार्ट लेने का पूरा हक है, वो पूरे तरीके से पार्ट ले सकता है मैनेजमेंट की। कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी जो भी बिजनेस के अफेयर्स है, जो भी बिजनेस काम कर रहा है उसके बारे में वो कंसल्ट कर सकता है बिजनेस को, अपनी राय रख सकता है बिजनेस के आगे कि हाँ ये काम हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिजनेस की बनी हुई है, यानी जो बिजनेस के अकाउंट्स बने हुए हैं उनको इंस्पेक्ट करने का, जांच पड़ताल करने का उनको पूरा हक रखता है, और ये उसकी एक कॉपी भी रख सकता है अपने पास, यानी उसकी कॉपी डिमांड कर सकता है बिजनेस से कि हाँ इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक कॉपी मुझे भी दो। राइट टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन द एग्रीड रेशियो, जो भी एग्रीड रेशियो के अंदर डिसाइड होगा उस प्रॉफिट या लॉस को लेने का पूरा हक है इसके पास। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम, ये इस पॉइंट को मैं एक स्टार मार्क करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आने वाला है। क्या कहता है ये पॉइंट, कह रहे देखो मैं सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दोनों ने बिजनेस के अंदर अपना कैपिटल लगाया हुआ है, यानी दोनों का बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, बिजनेस को और पैसे की जरूरत पड़ी तो बिजनेस के पास ऑप्शन था कि हम बैंक के पास जाके लोन ले लें, बट वो बहुत ज्यादा झंझट वाली बात थी, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने बहुत टाइम लगता। तो बी ने बोला कि मेरे पास ना घर पे पर्सनल पैसा पड़ा हुआ है कुछ, मैं उसको आज लोन दे देता हूं बिजनेस को, यानी जो कैपिटल है वो तो अलग सिक्योर पड़ा हुआ है मेरे बिजनेस के अंदर, जो मैं और पैसा बैंक से ना लेके मेरे से ले लो, मैं बैंक की कैपेसिटी में भी काम कर लेता हूं। तो बी ने बिजनेस को लोन दे दिया, यानी बिजनेस को लोन दे दिया, तो इस लोन के ऊपर जो पार्टनर है उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। सर बस 6% ही मिलेगा?
क्या कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल सकता? डेफिनेटली मिल सकता है अगर हमने कुछ डिसाइड किया हो रिटर्न में। पर अगर ये पॉइंट तब के लिए है जब हमने रिटर्न में कुछ डिसाइड नहीं किया हो, तो 6% तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थे कुछ फीचर्स। इसके अलावा अगर मैं कुछ फीचर्स की बात करूं तो हर पार्टनर के पास हक है। मान लो ये दो पार्टनर है, किसी तीसरे पार्टनर मिस्टर सी को एडमिट करना है, अब उसको कोई भी पार्टनर रोक सकता है। जैसे मान लो सपोज ए कहता नहीं यार सी को एडमिट नहीं करना, सो बी की अकेले की मर्जी नहीं चल सकती। यानी किसी पार्टनर के एडमिट होने के लिए दोनों का कंसेंट होना, दोनों की कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम राइट की बात करते हैं कि अगर मान लो तीन पार्टनर्स है ए बी और सी, कोई भी पार्टनर के पास हक है कि बिजनेस को कभी भी छोड़कर निकल सकता है। यानी पूरे तरीके से हक है कि हम बिजनेस से कभी भी रिटायर हो सकते हैं। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं, राइट की बात करूं, हक है बिजनेस में पार्टनर का। सपोज कोई इमरजेंसी आ गई, ए बी और सी का बिजनेस है, कोई इमरजेंसी आ गई और उस समय बिजनेस में सिर्फ सी प्रेजेंट है, तो सी के पास पूरे पूरे राइट्स हैं कि वो बिजनेस में अपनी बेस्ट जजमेंट से कोई भी डिसीजन ले सकता है। मान लो इसने एक डिसीजन लिया जिस डिसीजन की वजह से इसको एक लॉस हो गया, तो अब बाकी दोनों पार्टनर फ्यूचर में इसको वो लॉस कंपनसेट करेंगे, इंडेमनीफाई करेंगे इसका वो लॉस। यानी ये भी एक राइट है कि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पार्टनर अपनी बेस्ट जजमेंट से कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनर। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं या पार्टनरशिप में पार्टनर्स के राइट क्या है, क्वेश्चन मिल सकता है बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है पार्टनरशिप डीड। हमने पढ़ा था कि जो पार्टनर के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं। तो हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और हमने ये देखा कि वो जो एग्रीमेंट है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। यानी हमेशा एक रिटन एग्रीमेंट होना बेहतर है। क्यों? टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर। हमने अभी ओरल एग्रीमेंट कर लिया, फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो वो ओरल एग्रीमेंट जो सेटल होना बहुत मुश्किल है, वो रिटन एग्रीमेंट से इजीली सेटल हो सकता है। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है उस रिटन एग्रीमेंट का नाम रखा गया पार्टनरशिप डीड। तो क्या है हमारा रिटन एग्रीमेंट? यानी पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या हुआ? इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इट इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स जिसके ऊपर बिजनेस को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। यानी पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स जिसको सभी पार्टनर, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, उन सब ने साइन किए हैं, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं उसके ऊपर, और वो रिटन में है तो उसके फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को इजीली सेटल किया जा सकता है, इजीली डील किया जा सकता है। सर इसको और समझाओ। मैं कह रहा हूं कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं तो देखते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, यानी जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका नेम, एड्रेस और उनके बारे में जो अदर डिटेल होंगी वो सब लिखी होंगी। उसके अलावा हो सकता है हमारे पास सेकंड क्लॉज डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम लिखा हो सकता है, उसके बिजनेस के बारे में अदर डिटेल्स लिखी हो सकती हैं। अच्छा, थर्ड हो सकता है कि यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी जो भी हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो भी पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बारे में लिखा हो सकता है कि कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, कितना लॉस लेगा। फिफ्थ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी बिजनेस कब स्टार्ट हुआ वो डेट लिखी हो सकती है। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी नेचर ऑफ पार्टनरशिप यानी कि बिजनेस का क्या नेचर है, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है या फिर बिजनेस ट्रेडिंग यूनिट है, एक किस तरीके का बिजनेस है उसके बारे में लिखा हो सकता है। ओके, उसके अलावा लिखा हो सकता है प्रिंसिपल, प्लेस ऑफ बिजनेस,
यानी बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस होगा। 8th, किसी पार्टनर के जो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, यानी पार्टनर्स की राइट एंड ड्यूटीज लिखी हो सकती है यहाँ पर कि किसी पार्टनर की क्या ड्यूटी है, क्या उसको हक मिले हुए हैं, एक्सेट्रा। मैं आपको बताऊं, जो भी आपको एसेंशियल चीज लगती है पार्टनरशिप में होनी चाहिए, वो आप सब कुछ यहाँ लिख सकते हो। इसके अंदर लिखा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको हम कैसे डील करने वाले हैं, कि किसी पार्टनर को अगर कोई सैलरी भी मिलनी है, यानी अगर एक पार्टनर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में भी काम कर रहा है, कोई सैलरी मिलनी है, उसको हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। अगर किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन मिलना है तो वो किस रिस्पेक्ट में, किस बिहाफ पे मिलना है, किस अमाउंट में मिलना है, वो सब कुछ लिखा हो सकता है। सो एक्सेट्रा, यानी कि जो भी हमें लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे पार्टनरशिप को चलाने के लिए, स्मूथली गवर्न करने के लिए, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। सर पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है? पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो हमारे पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन हो जाती है एक जगह पे, कि राइट एंड ड्यूटीज एक जगह लिखी हुई है। देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड, यानी ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपके पास पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन में होनी चाहिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इन रिटन फॉर्म, यानी कि रिटन फॉर्म में होना इसलिए जरूरी है ताकि आपके फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स ना हो। तो इंपॉर्टेंस बन गई कि राइट एंड ड्यूटीज लिखी होंगी पार्टनर्स की, फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो इजीली सेटल हो जाएंगे। अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड रिटन में नहीं है, यानी आप किसी बंदे के साथ पार्टनरशिप में आए, किसी पर्सन के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो और रिटन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। उस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे जैसे वहां लिखे हुए, यानी आप उनको फिर चेंज नहीं कर सकते, जो वहां पर लिखा हुआ वैसा ही मानना पड़ेगा आपको। अगर आप एक डीड बना लेते हो तो फिर आप उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से इन द लीगल बाउंडेशन, यानी आप लीगली बाउंडेशन में रह के आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो अगर रिटन डॉक्यूमेंट होता है तभी। बट अगर रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को आपको मानना पड़ेगा। तो ये हमने पार्टनरशिप डीड का मीनिंग समझा, उसके अंदर जो क्लॉजेस हो सकते हैं, एसेंशियल क्लॉजेस, वो देख लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड ना होने पे आपको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि हमारे पास हमेशा एक रिटन पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अगर हमारे पास रिटन पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केसेस में हम कुछ मैटर्स का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, हम देखते हैं इस टॉपिक में। कह रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी हमारे पास पार्टनरशिप डीड जब नहीं होगी, एब्सेंस होगा उसका पार्टनरशिप डीड का, तो हम इन मैटर्स को कैसे डील करेंगे। फर्स्ट मैटर है हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज हमारे पास 3 पार्टनर्स है, ए, बी एंड सी। अब ये तीनों पार्टनर्स चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट 2:3:5, यानी बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा 20% मिस्टर ए, 30% मिस्टर बी एंड 50% मिस्टर सी डिमांड कर रहे हैं। बट मिस्टर ए कह रहे हैं कि मुझे तो तुम दोनों से कम प्रॉफिट मिल रहा है, यानी इन तीनों में डिस्प्यूट शुरू हो गया कि ये ज्यादा प्रॉफिट डिमांड कर रहे हैं, इसको ज्यादा मिल रहा है, वो जैसा भी है, बस इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गया। इनके बीच में रिटन डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, बस ये चाह रहे हैं कि इनको इस रेशियो में प्रॉफिट लॉसेस डिवाइड हो जाए, बट ये लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलता है, यानी पार्टनरशिप डीड बोलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऐसा बोलता है कि अगर आपने रिटर्न में ऐसा डीलिंग नहीं किया तो डिस्प्यूट के केस में आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगी वो इक्वली मिलेगी, यानी इन तीनों को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट मिलेगा 1:1:1 की रेशियो में इक्वली, यानी प्रॉफिट में जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो इक्वल तीनों को बांट दिया जाएगा। ऐसा कब होगा? जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, और नहीं होने के बाद तो हम इनको इक्वली बांट देंगे। सेकंड केस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन तीनों ने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की है, उस कैपिटल के ऊपर ये लोग चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट मिले, ठीक है, बट पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में, रिटन पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में हमें कोई भी पार्टनरशिप इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करना। तो इसका प्रोविजन है कि इनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। ए, बी और सी पार्टनर है। सी कहता है कि जो मैंने कैपिटल लगाई हुई है मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट दो। तो क्वेश्चन ये है कि ए और बी मना कर सकते हैं उसको? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। हाँ, वो पार्टनरशिप डीड रिटर्न में बना के उसके ऊपर लिख लेता है कि सी, यानी आपस में कंसेंट के साथ लिख लेते हैं कि हम सी को एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया करेंगे,
तब हमें देना पड़ेगा, तब हम मना नहीं कर सकते। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड डिमांड नहीं कर सकता, नॉट अलाउड होगा। थर्ड देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिमिलरली बिजनेस भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकता, यानी नॉट चार्ज्ड। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं आपको टॉपिक बता चुका हूं कि अगर कोई पार्टनर बैंक कैपेसिटी में या मनी लेंडर कैपेसिटी में काम करके बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, बिजनेस को लोन प्रोवाइड कर दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है पार्टनर कि देखो मार्केट के अंदर तो इस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% चल रहा है, यानी मार्केट के अंदर जो मार्केट रेट है वो तो 12% पर एनम है। आप एक काम करो, मुझे आप 10% पर एनम के हिसाब से दे दो, यानी मैं मार्केट रेट से कम 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट दे दो। अब देखो इनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि हम उसको 10% देंगे। अगर रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो बाकी पार्टनर्स उसको मैक्सिमम 6% पर एनम दे के भी शांत कर सकते हैं, यानी वो डिमांड नहीं कर सकता इसके ऊपर 6% पर एनम से ऊपर अगर उसने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड व्हेनेवर यू गिव लोन टू द पार्टनरशिप फर्म। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि कोई पार्टनर किसी पार्टनर की कैपेसिटी के अलावा काम कर रहा है। सपोज एम्प्लॉय कैपेसिटी में काम कर रहा है मिस्टर सी, यानी मिस्टर सी कह रहा है मैं एम्प्लॉय हूं तो मुझे सैलरी भी दो, ये सैलरी भी डिमांड कर रहा है, कह रहा है मैं पार्टनर तो हुई हूं, उसके अलावा जब कोई एम्प्लॉय नहीं आता या फिर एक एम्प्लॉय की जगह पे मैं खुद काम कर रहा हूं तो मुझे सैलरी भी दो। तो रेम्यूनरेशन का मतलब है अगर कोई पार्टनर सैलरी मांगे, कमीशन डिमांड करे, इनको रेम्यूनरेशन बोला जाता है। तो ये भी अलाउड नहीं होती इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास रिटन पार्टनरशिप डीड ना हो तो ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे मैटर्स पे क्या क्या डीलिंग होगी। ये है डीलिंग अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 में लिखा हुआ है कि आपने उन मैटर्स को इस तरीके से डील करना है। आपके पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है, वो पूछ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ पार्टनर्स को चार्ज होगा ही नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, यानी पार्टनर से चार्ज होगा ही नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आप लिख के आओगे नहीं होगा। इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया हुआ है। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस यानी पार्टनरशिप डीड पे बेस्ड क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, अब वहां से देख सकते हैं और मुझसे उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का कैसा नेचर है? तो पार्टनरशिप फर्म का नेचर ये है कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से अलग नहीं है, यानी हमें यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट नहीं मिलता। नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि अगर कल को बिजनेस को कोई लॉस होता है तो उसके लिए पार्टनर्स पर्सनली लायबल है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एबीसी की ऐसे करके कंपनी है, एबीसी एंड कंपनी। इन लोगों ने एक कंपनी बनाई हुई है अपनी, यानी पार्टनरशिप फर्म बनाई हुई है एबीसी एंड कंपनी करके, ठीक है। ये इसके अंडर काम करते हैं। अब इस बिजनेस को कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को बियर करने के लिए ये लोग पर्सनली लायबल है, तो इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होना। आप लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में 11th में पढ़ा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बिजनेस और ओनर अलग अलग होता है। यानी अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अगर बिजनेस को लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स लायबल नहीं होते। हाँ, लायबल होते हैं उस अमाउंट के लिए जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी अपनी कैपिटल के लिए। बट इन दी पार्टनरशिप एक्ट, यानी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स सारे ही लॉस के लिए पर्सनली लायबल हो जाएंगे। यानी कि सपोज कि बिजनेस को लॉस हो गया 10 लाख का, 10 लाख का लॉस हो गया, तीनों की कैपिटल मिला के सिर्फ 8 लाख है, यानी जो 2 लाख की रिमेनिंग डेफिशिएंसी है वो ये तीनों बियर करेंगे, वो तीनों को बियर करनी पड़ेगी इन दी एग्रीड रेशियो। तो ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का ना होना। तो इसको कवर अप किया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी को खत्म किया गया, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट लेने के लिए कि पार्टनरशिप के अंदर भी सेपरेट लीगल एंटिटी का बेनिफिट लिया जाए, एक न्यू टाइप ऑफ पार्टनरशिप बनाई गई जिसका नाम रखा गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये क्या है? ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 का एक्ट है, यानी ये एक्ट है 2008 के अंदर बना हुआ, और 31 मार्च 2009 से हमारे पास एलएलपी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई। इसके अकॉर्डिंग
आप एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हो विद द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि आपको यहां पर एक फीचर मिल जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी का। यानी इसके अंदर मैं कह सकता हूं कि ऐसा फीचर कि अगर बिजनेस डूबता है, बिजनेस को लॉस होता है, तो पार्टनर्स लायबल है सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल के लिए। जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल लूं कि बिजनेस को जो लॉस हुआ 10 लाख का, जो कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की मिला के, जितने भी पार्टनर्स है मिला के 8 लाख की, तो जो 2 लाख की डेफिशिएंसी है पार्टनर्स घर से लाने के लिए लायबल नहीं है। ये है हमारे पास फीचर यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। नाम ही हमें डिफाइन कर रहा है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, जो कर्जा होगा पार्टनर्स का लायबिलिटी टुवर्ड्स द फर्म, वो लिमिटेड हो गई है। तो ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर हम और कुछ फीचर्स की बात करें, यहां पर देखो सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स है, अगर इसमें से बी रिटायर हो जाता है, सी की डेथ हो गई, यानी ये रिटायर हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो ए अकेला बचा, वो पार्टनरशिप तोड़ना है, यानी पार्टनरशिप खत्म। यहां पर हमारे पास परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि अगर ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इन तीनों ने पार्टनरशिप में काम करना छोड़ दिया, तो इनके मतलब सपोज कि बी रिटायर हो गया, सी की डेथ हो गई, पर फिर भी हमारी पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है हमें। यहां पे इस फीचर को बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। ये फीचर हमने कंपनी के अंदर पढ़ा हुआ है। ये भी इंडियन पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर कवर्ड होता है परपेचुअल सक्सेशन। यानी बेसिकली अगर मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म है विद द फीचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कंपनी के फीचर्स के साथ हमने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये रही हमारी। तो अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो यहां पर हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यहां पर हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहां पर अगर हम मेंबर्स की बात करें, यहां पर हमारे मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 100 है। यहां पर हमारे पास मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, यानी कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, हम मैक्सिमम मेंबर्स कुछ भी इसमें रख सकते हैं। हाँ, मिनिमम इसमें भी 2 ही होंगे कि 2 मेंबर्स तो मिनिमम हमें पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए चाहिए। तो ये थे कुछ हमने जो डिफरेंसेस पढ़े। इसके मैं डिटेल डिफरेंसेस जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोट्स के साथ ही आप ले सकते हो। तो ये हमने पढ़ा नेचर ऑफ पार्टनरशिप, क्या होता है कि यहाँ पर पार्टनरशिप की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है उसके पास, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पास सेपरेट लीगल एंटिटी एंजॉय कर सकती है वो। तो आज की वीडियो में हमने देखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में ही पढ़ा आज की वीडियो में हमने। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन टुडेस थ्योरी और सीखेंगे पार्टनरशिप के फर्दर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शेयर करना इस वीडियो को बहुत जरूरी है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के फर्दर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक उस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।